नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है मंचीय कविता के विविध आयाम, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कवि, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि श्रीकांत श्री जी और साहित्यकार दर्द गढ़वाली जी। श्रीकांत जी और दर्द गढ़वाली जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत श्रीकांत श्री मैं आपसे करता हूँ जी। और आपसे सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि कविता मंच से कागज़ों पर उतरी या कागज़ों से मंच पर चढ़ी, कैसे इस पूरी यात्रा को आप देखते हैं? एक कविता हमारे पास किताबों में दर्ज है, एक मंचों पर है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आज का विषय है उससे तारतम्य रखता हुआ मुकेश जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कविता सबसे पहले कवि के हृदय में उतरती है और हृदय से बाहर आती है। बहुत अच्छा। फिर उसको कागज पर उकेरा जाता है और उसके बाद उसकी मंच की यात्रा होती है जी। किसी भी कविता की मंच तक की यात्रा कोई एक दिन की यात्रा नहीं होती, वो एक लंबी सतत प्रक्रिया है और धीरे 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 वो यात्रा आगे बढ़ती है। सामान्यतया जो कि आप भी साहित्यकार हैं कि कई बार प्रश्न पूछते हैं कि कविता कैसे उपजी, तो कविता के उत्पन्न होने का कोई विशेष कारण नहीं होता। वाल्मीकि स्नान कर रहे हैं, उन्होंने क्रौंच पक्षी की पीड़ा देखी तो कविता का उदय हो गया। क्या बात। मेरी सैकड़ों कविताएं ऐसी हैं जो यात्रा में हुई। कई बार कविताएं ऐसी होती है कि 5 मिनट में कविता हो जाती है, और मैं अपने लिए उदाहरण देता हूं, मेरी एक कविता 6 साल में पूरी नहीं हुई। मुझे एक विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया कि आप हमारा कुल गीत लिखिए। आप जानकर आश्चर्य करेंगे मुकेश जी, मैं उस विश्वविद्यालय का कुल गीत लिख ही नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो कवि जब कविता कहता है या कविता लिखता है या शायर कोई गजल कहता है या कोई कहानीकार कहता है, ये सारा साहित्यिक समाज है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक आइडिया होता है। उस आइडिया को फलीभूत वो कागज के माध्यम से करता है, और जब वो स्वयं संतुष्ट होता है उसके बाद उसको मंचों पर लेकर जाता है। क्या बात। क्योंकि जब हम कोई बात मंच पर लेकर के जाते हैं तो वो फिर उसकी व्यक्तिगत बात नहीं होती, फिर वो पूरे पब्लिक डोमेन में हो जाती है, पूरे समाज के लिए हो जाती है, सार्वजनिक। और कविता एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस परिचर्चा कर रहे हैं मंच की कविता के बारे में, जब हम वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और वंदे मातरम स्वयं एक कविता है, एक ऐसी कविता जिसने इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक अलग पहचान दी। बहुत अच्छा, देश का जयगान बन गया। अच्छा। हमारा जो राष्ट्रगान है वो भी एक कविता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जन गण मन अधिनायक जय है, तो पूरे जन जन का गान बन गया। तो समाज में परिवर्तन के लिए कविता बहुत महत्वपूर्ण है, और कविता पहले कागज पर आती है, उसके बाद मंच पर जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। श्रीकांत श्री जी, मैं ये सवाल आपके पास ये इस मंसूबे से लेकर आया था जी कि पिछले कुछ समय से ये बहस हमारे यहाँ साहित्य जगत में, खासकर हिंदी पट्टी में चली है, और आप तो इसको बराबर इसको फेस करते होंगे कि एक कविता वो है जो किताबों में दर्ज है, जिसको हम गंभीर कविता कहते हैं जी। और इसी से जुड़ा हुआ दर्द गढ़वाली जी और श्रीकांत श्री जी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत कभी बचपन में हमने एक कविता पढ़ी थी जिसमें वो आयरलैंड की जो घसेरियाँ हैं उनके गीतों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसी कविता तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, कहीं पढ़ी ही नहीं। तो जो बात आप कह रहे थे, बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो लोक में गूंज रही हैं, भले वो कागज़ों में दर्ज नहीं हुई हों। मैं श्रीकांत जी आपके पास दोबारा आऊँ, इससे पहले दर्द गढ़वाली जी, श्रीकांत जी जाहिर है मंचीय कविता के समर्थन में ही आएंगे क्योंकि वो उसके बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं हमारे समय के, लेकिन आप तो बतौर आलोचक सारी दोनों दृष्टि रखते हैं। इन दिनों मंच पर जो कविता आ रही है उसमें आप कितनी गंभीरता पाते हैं, और क्या ये जो कविता मंचों पर आ रही है इसके कलेवर से, इसके स्तर से आप संतुष्ट हैं? नौटियाल जी, आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज इन दिनों जो मंच पे जो माहौल है कविता का वो उस तरह का नहीं रहा जो पुराने समय में जो होता था। आजकल ज़्यादा
छंद में जैसे श्रीकांत श्री कह रहे हैं कि छंद कविताएं भी मंच पे आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल बहुत ज़्यादा छंदों पे जोर दिया जा रहा है। आजकल नई कविता का जोर चला है और वो उस तरीके का नहीं है जो स्तर जो होना चाहिए था। पहले ये होता था कि कवि सम्मेलन पे लोग कुछ ना कुछ घर लेके जाते थे जी, कुछ ऐसे आइडिया या ऐसा जो नए कवि जो उभरने वाले होते थे वो लोग एक इस तरह का लाते थे कि मैं उनकी तरह लिखूंगा जी, लेकिन अब वो माहौल नहीं रह गया। जी, अब उस तरह का कोई कल्चर जो है विकसित नहीं हो पा रहा। इसका क्या कारण है ये तो श्रीकांत श्री बखूबी जानते होंगे। जी, जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छा। और इसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। जरूर। इसका मैं थोड़ा सा इनके उत्तर में कुछ बात जोड़ देना चाहता हूँ। जो गढ़वाली जी ने कहा कि अब वो बात नहीं है, मैं सहमत हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, हम नौटियाल जी और दर्द गढ़वाली जी, आप दोनों टेस्ट मैच के जमाने के खिलाड़ी हैं। क्या बात है। और अब यात्रा 2020 की है। क्या बात है। और 2020 में भी अब तो कई जगह I10 हो गया है। पहले पूरी रात के कवि सम्मेलन मुशायरे होते थे और वो पौ फटने तक चलते थे। हालांकि हमारे उत्तराखंड में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में वो कल्चर मृत प्राय है, समाप्त हो रहा है। लेकिन आप अभी भी पूर्वांचल तरफ में जाइए, लखनऊ साइड में, जौनपुर, और वहां पर पूरी पूरी रात के अभी भी कवि सम्मेलन होते हैं जी, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से, जिनका मैं गवाह हूं, लखनऊ के पांडेगंज में कवि सम्मेलन होता है, पूरी रात का कवि सम्मेलन होता है। वहाँ के जो मेले होते हैं पूरी रात के, और मैंने अपनी आंखों से गढ़वाली जी लोगों को खड़े देखा है। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि अब वो बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा समाज होगा जी, कवि को वैसा ही लिखना पड़ेगा। हमेशा बचपन से हम पढ़ते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार का साहित्य हमारे समाज में, अब OTT का जमाना है, अब लोग 3 घंटे की फिल्म नहीं देख रहे। आप यदि आप रील देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, यदि आपको कंटेंट 30 सेकंड में समझ में नहीं आया तो आप स्क्रॉल कर देंगे जी, आगे बढ़ जाएंगे। जी। श्रीकांत जी, आपकी बात से दर्द गढ़वाली जी, जैसे अभी श्रीकांत कह रहे हैं, मैं फिर अपने जो हमारे मुख्य प्रश्न है उनकी तरफ आता हूँ कि ये स्क्रॉल का ज़माना है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो पीढ़ी है वो पीढ़ी बहुत धैर्यशाली नहीं है। बिल्कुल, उनको बहुत जल्दी किसी कंटेंट का अर्थ जानना है। क्या हिंदी कविता में ये सामर्थ्य है कि वो जिस तरफ श्रीकांत कह रहे हैं कि 2020 वाला जो मामला है, इतना दम है कविता में कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात व्यक्त कर दे और न बैठना पड़े पूरी पूरी रात? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल जो नई कविता का जो ये दौर चल रहा है ये कुछ सीखने या समझने लायक है। तो एक अजीब सा एक माहौल मंचों पे देखने को मिलता है। मंच वाले जो कवि होते हैं अक्सर चोहलबाजी करते रहते हैं और वो गंभीर जो एक मंच का होना चाहिए वो नहीं है, वो दिखता ही नहीं है, वो दृष्टिगोचर होता ही नहीं है जी। कवित्री पे आप तरह तरह के टिप्पणियां करते रहते हैं, वही एक कविता का उद्देश्य वो नहीं था। न, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो आजकल जो बना दिया गया है, आप ये कहते हैं कि जो समाज है और जो सुनना चाहता है, भाई अगर आप उसे अच्छी कविता अगर सुनाएंगे ही नहीं तो सुनेगा कैसे? जी, मैं गढ़वाली जी आपको थोड़ा रोकते हुए, क्योंकि फिर मेरी स्मृति से ये बात निकल सकती है जो जिसके लिए मैं श्रीकांत जी के पास जाने वाला था। श्रीकांत जी, अभी आपने कहा कि पूरी रात और अभी भी है ये, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में हमारे और हरियाणा वगैरह में कई जगह हैं जहां लोग पूरी पूरी रात बैठते हैं। और हमने तो वो दौर देखा है कि लोग घर से ही कंबल लेकर आते थे और कंबल में दुबक करके केवल आंखें और कान उनके खुले रहते थे, पूरी पूरी रात। हमारे देहरादून में परेड ग्राउंड में पूरी रात का कवि सम्मेलन मुशायरा होता था, वो दौर केपी में होता था। जाहिर सी बात है, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं और जहां इस तरह के कवि सम्मेलन आज भी हो रहे हैं, वहाँ कुछ चेहरे होंगे। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों की भी ये जिज्ञासा होगी कि उस दौर के कुछ महत्वपूर्ण नाम जिन्होंने कविता को किताबों से मंच पर स्थापित किया, कुछ नाम अगर आप गिनाना चाहें। बिल्कुल हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप। बिल्कुल है। आप प्राचीन काल में देखें जी तो रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बड़ा नाम है जी, जो मंचों पर जिनको मंच स्थापित करने का जिन्होंने काम किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उस दौर के बड़े कवि, हरवंश राय बच्चन बड़े कवि हुए जिनको लोग
कोर्स की किताबों में पढ़ते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बड़ा नाम हुआ, महादेव वर्मा एक बड़ा नाम हुआ। चलो उससे थोड़ा उस पीढ़ी से हम आगे बढ़े तो अशोक चक्रधर के व्यंग आपने सुने ही होंगे, नीरज, गोपाल दास नीरज और शैलेश गौतम के पिताजी बड़े बड़े कवि हुए। उससे भी हम आगे बढ़ेंगे तो एक नाम बड़ा चर्चित हुआ, ये समझिए कि 70 के दशक के अंत या 80 के दशक के पूर्वार्ध से लेकर वर्तमान तक जो मंचों की आवश्यकता है, वीर रस का कवि डॉक्टर हरिओम परमार, जिनकी कविताएं आप ये समझिए कि संसद भवन में कोट की जाती हैं। आदम गोडवी, जिनकी कविताएं संसद भवन की मुशायर जो स्पीच होती हैं उसमें कोट की जा रही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि बहुत कवियों ने समाज को बहुत कुछ देने का काम किया, बल्कि हरिओम परमार जी की तो कई कविताएं जो उन्होंने कविताओं के माध्यम से सरकारों से प्रश्न पूछे और सरकारों ने उन समाज की समस्याओं को हल किया। जैसे वो उन्होंने भूख कविता लिखी तो भूख सिक्योरिटी एक्ट हिंदुस्तान सरकार लेके आई। उन्होंने कविता में कहा कि 1500 के नोट बंद कर दीजिए, काला धन समाप्त करना है, उनकी काला धन कविता आई तो आप देखते हो कि देश के अंदर 1500 के नोट भी बंद हुए। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं गढ़वाली जी से एक इत्तेफाक अवश्य रखता हूं, उसका कारण बताता हूं कि शुरुआत में जब कवि सम्मेलन प्रथा प्रारंभ हुई तो मंचों पर गीतकार होते थे, एक वीर रस का कवि होता था, हास्य का कोई कवि नहीं होता था। फिर चलन थोड़ा आगे बढ़ा, गीतकारों के साथ साथ मंचों पर वीर रस के कविते बढ़े और एक आध हास्य कवि रखना प्रारंभ हुआ। थोड़ी और यात्रा हुई तो धीरे धीरे अब मंच पर गीतकार एक रह गया, शायर एक रह गया, वीर रस का कवि एक रह गया, लेकिन हास्य कवि के रूप में 5 हो गए। जब कवि नहीं है अब क्या है, हर व्यक्ति हंसना चाहता है, लाफ्टर। आप देखिए कि ये लाफ्टर का एक इतना बड़ा कारोबार हो गया है। और अब तो मुझे कहने में मैं क्योंकि मंच पर जाता हूं, मैं भी ये कह सकता हूं, बड़े संकोच मुझे हो रहा है और होना भी चाहिए कि कविता के नाम पर बहुत सारे लोग अनर्गल प्रलाप भी मंचों पर कर रहे हैं, जो धीरे धीरे, लेकिन इतना निश्चित है, पहले के जमाने में मैं बड़े कवियों के साथ बैठता हूं तो अक्सर कहा करते थे कि श्रीकांत, हमारे टाइम में कोई कवि मंच पर होता था तो जिस कवि के पास कविता नहीं होती थी वो मंच पर आते हुए डरता था कि भाई यदि मेरे पास कविता नहीं है तो लोग मुझे क्या सुनेंगे। अब उल्टा हो गया है, अब जिस कवि के पास कविता होती है वो मंच पर आते हुए डरता है कि मैं क्या टिप्पणी करूंगा। आप देखिए कि 4 घंटे का कवि सम्मेलन होता है, पूरी रात कई बार एक भी कविता नहीं होती, लेकिन उसके लिए गढ़वाली जी ने कहा कि मंच के कवि जिम्मेदार है, लेकिन कवियों की जिम्मेदारी के साथ साथ सामने वाले श्रोता वर्ग को भी टिप्पणी करनी चाहिए कि आप कविता सुनाएं जी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जगह अभी भी कविताएं होती हैं। जैसे जयपुर में एक गीत चांदनी कार्यक्रम होता है, उसमें केवल गीतकारों को बुलाया जाता है। अच्छा। और अब दोबारा समाज में एक मुहिम चली है कि चुटकुलेबाजों का मंच से बहिष्कार होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये ऐसी प्रक्रिया चल रही है और आपने इसे महत्वपूर्ण समय में कार्यक्रम किया है, तो मैं भी आपसे सहमत हूं कि हास्य विधा एक बड़ी कठिन विधा है। किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना आसान काम नहीं है, लेकिन उसे भोंडापन नहीं होना चाहिए। जो काम पहले हमारे यहाँ भांड करते थे वो कवियों को नहीं करे, क्योंकि कवि में, भांड में और चारण में एक बहुत बड़ा अंतर है जी। लेकिन वो धीरे धीरे अंतर अब दोबारा बढ़ेगा। आप जैसे लोग, हम लोग लगेंगे मुहिम में तो बिल्कुल होगा। श्रीकांत जी, नहीं मैं ज़रूर, हमारी ये चर्चा है और थोड़ा मुद्दा ज्वलंत ज़रूर है, लेकिन आप जैसे जो बड़े मंचों का बाकायदा संचालन करते हैं, उन लोगों से जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो असल बात है वो सामने आती है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा में कही कि जो शायर था, जो कवि था, धीरे धीरे जब वो उसको एक तरह से हाईजैक कर दिया इस तरह के लोगों ने कि जिन्होंने हास्य के नाम पर चुटकुलेबाजी शुरू कर दी। और इसके अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि हमारे ये यूनिवर्सिटीज़ में और तमाम इस तरह के मंचों में जहाँ हमारा यूथ है, हमारा बच्चा है, उसको एक तरह से प्रसन्न करने के लिए आपने उस तरह के लोगों को ज़्यादा बुलाना शुरू किया, तो कविता ज़रूर उसकी धार कुंद हुई है। लेकिन इसका एक कारण जी, है, मैं बीच में आपको टोकना ज़रूर मुकेश जी, हम उस जमाने के लोग हैं, कक्षा 8 तक हिंदी की पेपर में एक क्वेश्चन आउट होता था कि अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी भी कविता की 8 पंक्तियां लिखिए। बिल्कुल, उसका वो गायब हो गया, वो सवाल ही नहीं है। हम वो पढ़ करके पढ़े हुए कि सागर कहता है लहराकर मन में गहरा हिलाओ,
समझ रही हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरह तरह, भर लो भर लो भर में। हम पढ़ते हुए आए हैं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। वो कविताएं कहाँ गई? गायब। आप पाठ्य पुस्तकों से आपने देखिए, किसी समाज को यदि बचाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी नई पीढ़ी को कविता आनी चाहिए। मैं अक्सर मंचों पर कहा करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कविता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कविता नहीं है। हम घर में यदि हिंदू हैं, हम ओम जय जगदीश हरे पढ़ते हैं, वो भी तो कविता है। बिल्कुल है। हम यदि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, हम कुरान शरीफ का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी कविता है। यदि हम बाइबल का पाठ करते हैं, वो भी कविता है। गुरु ग्रंथ साहिब, वो भी कविता है। और तो और जिसने पूरे समाज को परिवर्तन करने का काम किया, जो विश्व का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, और हमारी सरकार अब किसी भी विदेशी मेहमान को सबसे पहले देती है गीता, वो भी कविता है। बिल्कुल। तो इसलिए समाज को यदि परिवर्तित कर, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है और इतनी आधे घंटे का 1 घंटे का विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है कि इतना मौलिक विषय है कि इस पर घंटों महीनों बहस हो सकती है। क्योंकि समाज में नैतिक पतन इसलिए हुआ क्योंकि हमने कविता को पाठ्य पुस्तकों से गौण कर दिया। जी। यदि छंदबद्ध कविताएं होंगी, बच्चा पढ़ेगा कि चंदा मामा कहेगा कि इस पर मैं विशेष सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब हम मंचीय कविता की बात करते हैं दर्द गढ़वाली जी, तो ये छंदबद्ध कविता और छंद मुक्त कविता, फ्री वर्स और जो राइम स्केल वाली कविता है, इसकी बड़ी चर्चा आती है। लेकिन आपके पास दोबारा आऊँ, इससे पहले दर्द गढ़वाली जी, जिस तरफ अभी श्रीकांत श्री हमारा ध्यान खींच रहे हैं, अगर कविता मंचों पर नहीं पढ़ी जा रही है और आप कहते हैं कि हल्की कविताएं मंचों पर पढ़ी जा रही हैं, तो अजीब सा दुर्भाग्य है श्रीकांत जी, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम देखते हैं कि मंचों पर जो आयोजन हो रहे हैं, फिर उन्हीं को क्यों किया जा रहा है? गंभीर कविता को क्यों नहीं आप मंचों पर आमंत्रित करते हैं? या जब श्रीकांत श्री जैसे संचालक आपके पास हैं और तमाम कवि, हम आज एक पूरी एक फेहरिस्त है जो बहुत सुंदर, अदम गोंडवी का नाम आपने लिया, गांव में बैठकर इतनी अद्भुत कविताएं, अदम गोंडवी हमारे समय को असल में किसी ने दर्ज किया है तो अदम गोंडवी ने किया है। दुष्यंत, क्या जबरदस्त एक नाम, थोड़ी रामोतर त्यागी और हमारे गोपाल दास नीरज, तो बड़े बड़े नाम। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हल्की कविताएं हैं उनका मंच तो एक तरह से चल पड़ता है, और क्या आपको लगता है कि गंभीर कविता का मंच दोयम दर्जे का हो गया है? मैं सीधा ये जवाब दूँ। आप आजकल का जो कवि सम्मेलन हो गया है वो एक वीआईपी कल्चर, एक कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, जिसमें एक 4-5-6 कवि ऐसे हैं जो एक ग्रुप में हैं, दूसरे 5-6 कवि एक ग्रुप में हैं, वो उसी तरह की कविताएं सुना रहे हैं, मंचों पे गा रहे हैं, और एक अजीब तरह का तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं, इस तरह का जो कल्चर शुरू हुआ है ना, ये सबसे बड़ा कारण कविता के गिरते स्तर का यही है। देखिए, अगर अच्छे कवियों को नहीं बुलाओगे, मेरा जब साक्षात्कार का एक वो चल रहा था कार्यक्रम, तो लीलाधर जगोड़ी जी से मैंने ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करीब मैं 10-15 साल से मैं किसी मंच पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कविताएं गंभीर हैं और वो या तो दर्शक सुनना नहीं चाहते या मुझे लोग बुलाना नहीं चाहते। तो ये एक कारण है जिससे कविता का स्तर गिर रहा है। जब तक कविताएं गंभीर किस्म की मंचों पे नहीं आएंगी, तब तक मंचों पर चुटकुलेबाजी का दौर जारी रहेगा। और चुटकुले और हास्य में एक बड़ा अंतर होता है। चुटकुलेबाजी में तो अब तरह तरह की टिप्पणी करके और अलग तरीके का, एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक कहते हैं कि क्लास में मैं गया, गुरुजी ने पूछा कि क्या नाम है, नाम नूम बताया, तो कहते हैं मैं बच्चा जमा कराने आया हूँ यहाँ, हमें तो जमा कराया जाता था। इस तरह का वो चुटकुलेबाजी में वो चले जाते हैं, जबकि गंभीर हास्य वो था, काका हाथरसी का गंभीर हास्य था, बिल्कुल था, बिल्कुल। सूंड साहब का गंभीर हास्य था, ओम प्रकाश आदित्य जी का गंभीर हास्य था। तो ये कवि कहाँ गए, या इस तरह के कवि पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं, और जो है भी तो उनको आप बुलाते नहीं। इसका कारण सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बाजारवाद का हावी होना। क्योंकि कविता का बाजार इस समय लगभग 500 करोड़ का बाजार है। क्या बात है, लगभग 500 करोड़ का। और देखिए,
हर व्यक्ति जो लालाजी पैसे लगाएगा वो अपने पैसे की वसूली चाहेगा। पहले कविता बाजार नहीं थी, पहले कविता संस्कार थी जी। आज कविता, मुझे बड़े दुख के साथ मैं एक नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, आज कविता बाजारवाद का प्रतीक बन चुकी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल, अगर मैं ऐसा है, दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूं। मैंने श्रीकांत जी, दुर्भाग्यपूर्ण कहा क्योंकि कविता कविता का अतीत जब हम वहाँ झांकते हैं तो एक कविता ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। वंदे मातरम बड़ा उदाहरण है, जनगण मन बड़ा उदाहरण है। हाँ, और अपने ही समय में हम चलें तो श्रीकांत जी और दर्द गढ़वाली जी, एक गाजियाबाद से एक पत्रिका आती थी वर्तमान साहित्य, उसमें बाबा नागार्जुन से किसी ने कहा कि कविता लिखो। उन्होंने चलते चलते प्रधानमंत्री जी के जो रूटीन है उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस रूटीन पर टिप्पणी करते हुए एक ऐसी कविता लिखती, वो वर्तमान साहित्य ने छापी। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल ही बदल दिया केवल उस कविता की वजह से। क्या बिल्कुल, ये कविता की ताकत है। और ऐसे में उस कविता को अगर आप चुटकुलेबाजी का विषय बनाएंगे और उसको हल्का करेंगे तो ये एक तरह का बौद्धिक अपराध है। लेकिन जी, कविता की ताकत देखिए ना, अंधे पृथ्वीराज चौहान से गोरी को मरवा दिया, फिर 4-5-24 का जंगुलश प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। क्या बात कविता की ताकत है। मीरा को आज हम कितना पूछते हैं, कविता की ताकत है। कबीर को एक और अंतर है सर जी, कवि में और राजाओं में एक अंतर है मूलभूत। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप कभी भी पुस्तक पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कबीर दास जी ये बात कहते हैं, काहेरी नल्ली तो कुमलाली तेरे नाल सरोवर पानी, आप कहते कबीरदास जी कहते हैं। और राजा कोई भी रहा हो आप कह दोगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, उस समय एक राजा था। तो कविता तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। कविताओं ने सत्ता परिवर्तन किए, कविताओं ने युग परिवर्तन किया, बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल। यदि मैंने अभी पहले कहा गीता नहीं होती तो क्या अर्जुन लड़ते जी, और अर्जुन नहीं लड़ते तो क्या महाभारत होता, महाभारत नहीं होता क्या इतना बड़ा युग परिवर्तन होता जी। तो ये कविता की ताकत है जी। और कविता की ताकत को सभी देखो, यदि हमें वर्तमान में भोंडापन बचाना है तो 3 लोगों को महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा जी। सबसे पहले सरकारों को इस बात से, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मंचीय कवियों को बुलाएं अवश्य। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाने, उनके पास कविता नहीं है। देखिए सर मुकेश जी, मैं बहुत सारे ऐसे मंच के कवियों को जानता हूं जो बहुत शानदार कवि हैं लेकिन मंच पर कविता नहीं पढ़ते। ऑडियंस की डिमांड कुछ और होती है जी। क्योंकि जिस आयोजक ने बुलाया, आयोजक आते कहते हैं कि भाई साहब ये वाला चुटकुला सुनाना, तो वो क्या करेगा भाई? जो व्यक्ति उसको पैसे देकर के बुला रहा है उसको तो उसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं तो पहले क्या होता था कवि, इसका कारण बताता हूं कि पहले कवि के रूप में छवि क्या आती थी, एक कुर्ता पजामा, खद्दर का कुर्ता पहना हुआ है, पजामा पहना हुआ है, रबड़ की चप्पल पहनी है, कंधे पे झोला टंगा हुआ है। आज कविता वो नहीं है सर। आज मर्सिडीज से कवि आते हैं, चार्टर्ड विमान से कवि आते हैं। तो कविता, कारण क्या है कि ये अच्छा है, कवियों को पैसा मिलना चाहिए क्योंकि युग परिवर्तन, आप पूरी फिल्म देखते हो, हिंदी फिल्म कोई देखते हो मान लीजिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कवि या गीतकार या जो लेखक जिसने उस फिल्म की कहानी सुनी है, लेकिन उसे सबसे कम पैसा मिलता है। कई बार तो उसके बौद्धिक राइट चुरा लिए जाते हैं। जो अभिनेता किसी डायरेक्टर के कहने पर नाच रहा है, डायरेक्टर के कहने से चल रहा है, उसको पूरा एक फिल्म को बनाने के लिए सैकड़ों लोग लगते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कोई लेखक साहित्यकार, वो सबसे नेपथ्य में होता है, जो चेहरा दिखता। अब वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन हो रहा है तो लोगों को दर्द भी होगा कि भाई ये कवि, ये जो सबसे पीछे खड़े वाला होने वाला व्यक्ति था, ये सबसे आगे क्यों आ गया? श्रीकांत जी, टिप्पणियां होती हैं सर। आप जिस तरफ हमारा ध्यान, मैं इसीलिए आप चाह रहा था कि आप एक बार अपनी रॉ में आए तो हमको कुछ ऐसे हिडन इश्यूज मिले जिन पर अमूमन चर्चा नहीं होती। और अच्छी बात है कि आपने साहित्यिकी के इस मंच पर इतनी महत्वपूर्ण बात कही और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बहुत कुछ बचा है। दर्द गढ़वाली जी, जिस तरफ श्री हमारा ध्यान खींच रहे हैं, उस गंभीर कविता को मंच पर स्थापित करने के लिए बहुत संक्षेप में बताइए, अभी क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है कि जो हम लोग जो है ना, छोटी छोटी गोष्ठियाँ हम करते हैं, उनमें गंभीर कविताएं हमेशा एक विषय होती हैं, सब्जेक्ट होती हैं और वहीं पे वो सुनाई जाती हैं। तो ऐसे लोग आने चाहिए आगे। कम से कम एक आध कवि आप ऐसा रखो मंच पे जो गंभीर कविताएं आपको सुनाता हो जी। जैसे जैसे अगर धीरे धीरे करके एक कवि आया, कभी दूसरा कवि आया, अगर गंभीर कविताएं चलेंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल भी बदलेगा जी, थोड़ा दर्शक उस रुझान के आएंगे जी। सीधे आप ये देखो ना कि आप फिल्म वाले कहते हैं कि हमने
जैसी डिमांड है वैसी फिल्म बना रहे हैं। भाई अगर आप दर्शकों को वो फिल्म नहीं दोगे, दर्शकों के सामने वो कवि आप प्रस्तुत नहीं करोगे, वो कविताएं प्रस्तुत नहीं करोगे, तो दर्शक क्या ले जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। कैसे पता चलेगा उन्हें कि हाँ भाई एक दूसरा स्वाद भी है। जी जी होनी चाहिए। जी। मुझे लगता है कि जब तक गंभीर कविताएं मंच पे नहीं होंगी और एक आध दो कवि कम से कम ऐसे मंचों पे जो मंचीय कवि हैं उनके साथ नहीं आएंगे, तब तक थोड़ा मुश्किल है कि स्तर बढ़े। लेकिन बडोनी जी और श्रीकांत श्री जी, जो बात आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे दौर में बहुत अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, बहुत अच्छी कविताएं नहीं हो रही, लेकिन ये जो जिस तरफ श्रीकांत श्री हमारा ध्यान खींच रहे हैं, बाजार की अपनी एक डिमांड है। और ऐसा भी हम नहीं कहते हैं कि बाजार गंभीर चीज़ों को, अगर गंभीर चीज़ भी सेलेबल होती है, वहाँ पर श्रीकांत श्री की बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि परिवार से, विद्यालयों से, समाज से कुछ गंभीर संस्कारों की पीढ़ी हमको ज़रूर। बिल्कुल है सर। श्रीकांत जी, चलते चलते एक और ये सवाल आपसे ही हो सकता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बहुत संक्षेप में आप इसका जवाब दे दें। मंच पर छंदबद्ध कविता चलती है, किताबों में हम छंद मुक्त कविता देखते हैं, हमारी साहित्यिक अकादमियों में छंद मुक्त कविता ज़्यादा प्रभावी है, वही ज़्यादा पुरस्कृत भी होती हैं। क्या आप लोग जो मंचों से जुड़े हैं और एक तरह से मंचों के अधिष्ठाता भी हैं, क्या आप छंद मुक्त कविता को पर्याप्त जगह नहीं देते? देखिए, छंद मुक्त कविता भी अपना एक स्थान रखती है जी, लेकिन हो क्या गया है मुकेश जी, हम लोगों ने अखबार के एडिटोरियल को छंद मुक्त कविता मान लिया है। क्या बात है जी। मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूँ। सक्सेना जी इतने बड़े कवि, उनकी छंद मुक्त कविताएं हैं। छंद मुक्त कविता का भी एक नाद होता है, उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन क्या हो गया कि कुछ लोगों ने, जिनके पास सत्ता थी या सत्ता है, सत्ता का अर्थ है कि जिसके पास चेयर है और उसके पास प्रभावी है, वो सोचता है कि कॉपी ना बही जो श्रीकांत के वही सही। ऐसा नहीं होता है। उसने जिसको लिखा, 4 लोगों ने उसको कह दिया वाह जी वाह भाई साहब आपने बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा उसे भी लगता है मैं कविता लिख सकता हूँ। हर व्यक्ति, आप फेसबुक पर आप देखिए, आज फेसबुक के जमाने में हर व्यक्ति अपनी फौज लेकर घूम रहा है। लेकिन कविता तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। छंदमुक्त कविता का अपना नाद होता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं है कि छंदमुक्त कविता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन मंच पर छंदबद्ध कविताएं चलती हैं, छंदबद्ध कविताएं चलती थी और छंदबद्ध कविताएं चलती रहेंगी। छंदमुक्त कविता का हर शब्द का अपना एक नाद होता है। लीलाधर चुगड़ी छंदमुक्त कविता लिखते हैं, इतने बड़े कवि हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सक्सेना जी यहीं के उत्तराखंड के, उनकी एक बेतवा नदी पर कविता है, क्या शानदार कविता है वो। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस कविता को बचाने का काम केवल कवियों का नहीं है। केवल मुकेश जी के या दूरदर्शन पे परिचर्चा करने से कविता नहीं बचेगी, गंभीरता नहीं आएगा। आप देखिएगा दूरदर्शन पर जब हम छोटे छोटे थे, प्रत्येक नववर्ष के रात्रि में कार्यक्रम कवि सम्मेलन का होता था। बिल्कुल होता था। वो कहाँ गायब हो गया? जी जी, वो गायब हो गया। यही असल कारण है। 14 अगस्त 25 दिसंबर को हर प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा होता था, गायब हो गए। तो क्या कवियों की जिम्मेदारी है? फिर हम कहेंगे कि भाई कवि मंच पर, अब भैया कवि का भी तो परिवार है, उसे भी तो परिवार पालना है। जी जी। अब जनता यदि चाहती है कि वो चुटकुले सुना करके पैसे लेकर के जाए, तो वो चुटकुले सुनाएगा। बिल्कुल। सरकारें यदि चिंता नहीं करेंगी, गालिब को उस समय रामपुर रियासत और कई जगह से मिलाकर के 46 रुपए मिलते थे, वो कोई काम थोड़ी करते थे। तो गालिब यदि वो भी काम करने में लग जाते तो गालिब नहीं होते। बिल्कुल। श्रीकांत श्री और दर्द गढ़वाली जी, ये मुझे लग रहा था कि जब हम साहित्यिकी के मंच पर इस चर्चा को छेड़ रहे हैं तो बात दूर तक जाएगी, और जब दूर तक जाएगी तो उसको समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि अब आप दोनों कवि और दोनों साहित्यकार, दोनों अध्येता जिस मुकाम पर पहुँचे थे, वहाँ से वापस लौटना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है। बहरहाल, इतने महत्वपूर्ण मसले पर श्रीकांत श्री जी और दर्द गढ़वाली जी, आपने अपनी बात रखी और निश्चित रूप से हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। श्रीकांत श्री जी और दर्द गढ़वाली जी, एक बार फिर साहित्यिकी का ये मंच आपको धन्यवाद देता है, आपका आभार प्रकट करता है। आप दोनों इस मंच पर आए, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।